अस्सलामुअलैकुम। आर टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड और लेक्चर्स की वीडियो भी मिल जाएँ, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है हमारे लिए, क्योंकि वीडियो बनाने पर बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है और बहुत एनर्जी भी वेस्ट होती है, ठीक है। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं? ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। किसकी डिस्ट्रीब्यूशन? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। क्या मतलब है कि शेल्स और सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है, लेकिन करनी किस तरह से है? उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल की मदद से करनी है। हर काम को करने का एक तरीका होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक तरीका होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए भी एक प्रोसेस है, और वो क्या है कि हमने इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल की मदद से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अगर हम बेसिक्स की तरफ आएँ तो हम ये जानते हैं कि 4 शेल्स होते हैं, के, एल, एम और एन। इसी तरह 4 ही सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो है, यही वजह है कि मैंने डेफिनेशन जो है वो सिर्फ बोलकर ही आपको समझाई है, लिखी नहीं, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब अगर शेल्स के अमंग हम देखें कि सब शेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, तो एक तरफ मैंने लिख दिया है शेल्स और दूसरी तरफ मैं लिख रही हूँ सब शेल्स, ठीक है। अब जो पहला शेल है के शेल, इसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल मौजूद होता है जो कि है एस। एल की तरफ मूव करें तो एल के अंदर एस के साथ साथ पी भी मौजूद होता है। यहाँ पे जो बात याद रखने की है वो ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे, उसके साथ ही इनके अंदर मौजूद नंबर ऑफ सब शेल्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। अब आप देखेंगे के में सिर्फ एस सब शेल मौजूद था, एल में एस के साथ पी भी आ गया। अब अगर हम एम की तरफ मूव करते हैं तो इसके अंदर एस पी के साथ डी सब शेल भी मौजूद होगा। देन अगर हम फोर्थ वाले शेल की तरफ मूव करें जो कि है एन शेल, और ये लास्ट वाला शेल है हमारा, इसके अंदर एस पी डी के साथ एफ सब शेल भी मौजूद होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की अमंग शेल्स एंड सब शेल्स, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाती है, यानी कि शेल्स और सब शेल्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, ठीक है। तो अगर बात की जाए पहले शेल की, विच इज़ के शेल, इसके अंदर सिर्फ जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स तक की इसके अंदर कैपेसिटी होती है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं आ सकते। एल की बात की जाए तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। एम के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी मौजूद होती है। उसके अलावा एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट कर सकते हैं। अब अगर सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर लें तो सब शेल्स के अंदर, एस सब शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। उसके अलावा डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। देन अगर एफ सब शेल की बात की जाए तो एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर 14 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन ये स्टिल अननाउन है, इस पर अभी स्टिल जो है वो बात हो रही है, रिसर्च हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 14 एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, बट स्टिल अननाउन है। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, ठीक है। अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स याद कर लें ना, सब शेल्स के अंदर अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन याद कर लें तो शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। वो किस तरह से कि आप देखें कि एस के अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये के में सिर्फ एक ही सब शेल मौजूद है, के में जस्ट 2 ही होंगे। अगर एल की बात की जाए तो इसके अंदर 2 सब शेल मौजूद हैं, तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्लस कर लें, ऐड कर लें, तो हमारे पास एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो कि हैं 8। इसी तरह एम के अंदर 3 सब शेल मौजूद हैं, तो तीनों के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम ऐड कर लें अगर,
हमारे पास 2 + 6 + 10 कर लें तो ये आ जाएगा 18। दैट मीन्स कि M के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके अलावा S, P, D और F मौजूद है N के अंदर। इन चारों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ऐड कर लेते हैं 2 + 6 + 10 + 14 तो ये आ जाएगा 32। दैट मीन्स N के अंदर मैक्सिमम जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी मौजूद है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह से थोड़ा आसान रहता है याद करने में, ठीक है। अब अगर हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझ लें तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया है। सेंटर में जो प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली न्यूक्लियस है। इसके बाहर जो 4 सर्कल मैंने लगाए हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये शेल्स को शो कर रहे हैं। पहला जो सर्कल है, पहला जो दायरा है वो के है, इसके अंदर जस्ट एक सब शेल मौजूद है एस, दूसरा एल है, इसमें 2 मौजूद हैं एस और पी, और तीसरा जो सर्कल है, थर्ड वाला सर्कल, थर्ड वाला दायरा, इसके अंदर 3 सब शेल्स मौजूद हैं। ये एम शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो फोर्थ वाला सर्कल है, लास्ट वाला भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट वाला दायरा है ये एन शेल को शो करा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर 4 सब शेल्स मौजूद हैं एस, पी, डी और एफ। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पहला मेथड है वो यूज़ किया जाता है इस तरह से एस एस और पी एस डी पी एस और फेडरल यानी एफ डी पी एस सॉरी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको नंबर असाइन करने का तरीका बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि एस जो है वो पहले शेल से जो है वो मौजूद होता है तो इसको फर्स्ट नंबरिंग से हम शुरू करेंगे, नंबरिंग देना पहले से फर्स्ट वाले नंबर से, ठीक है, क्योंकि और ऑनवर्ड देते जाएंगे, ठीक है, जितने भी एस मौजूद हैं। देन अगर पी की बात की जाए तो ये सेकंड शेल में मौजूद होता है तो इसको 2 से नंबरिंग असाइन करना शुरू करेंगे, डी को 3 से असाइन करना शुरू करेंगे क्योंकि ये मौजूद ही 3 वाले के अंदर होता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास ऑनवर्ड हम जो है वो नंबरिंग देते जाएंगे 3D 4D और जो बाकी वाला है दैट इज़ 5D। एंड देन अगर एफ़ की बात की जाए तो ये पहले, दूसरे और तीसरे शेल के अंदर तो होता ही नहीं है, ठीक है, ये होता ही 4 वाले के अंदर है तो इसको 4 से नंबर देंगे। आई होप कि आपको इस नंबर की जो असाइनिंग है इसकी समझ आ गई होगी। अब इसको याद करने का तरीका बेसिकली क्या होता है वो ये कि यहाँ पर 2 टाइम्स स्कूल है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल एंड देन पब्लिक स्कूल, ये भी 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। स्कूल स्कूल 2 टाइम्स, पब्लिक स्कूल 2 टाइम्स एंड देन है हमारे पास डिसेंट पब्लिक स्कूल और फिर से डिसेंट पब्लिक स्कूल, ठीक है। 2 टाइम्स ही डिसेंट पब्लिक स्कूल आ गया एंड देन फेडरल डिसेंट पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो देखें स्कूल स्कूल 2 दफ़ा, पब्लिक स्कूल 2 दफ़ा, डिसेंट पब्लिक स्कूल ये भी 2 दफ़ा और फिर लास्ट पे फेडरल डिसेंट पब्लिक स्कूल। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, बस याद करने का एक तरीका है जो हमारे यहाँ स्कूल्स में और कॉलेजेस में सिखाया जाता है, ठीक है। ये डायग्राम में आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने जो है वो नंबरिंग असाइन की है इसको और क्यों मैंने इस तरह से नंबरिंग असाइन किया, ठीक है। अब जो सेकेंड मेथड है इसमें हम ये जानते हैं कि 7 तक एस मौजूद होते हैं तो मैंने 1S 2S 3S 4S 5S 6S और 7S लिख दिए हैं और P जो है वो 2 से स्टार्ट होता है 6P तक होता है, ठीक है, 5 होते हैं टोटल और जो D है वो 3 ही होते हैं और तीसरे से ही शुरू होता है, ठीक है, 3D से स्टार्ट होता है 5D तक और देन 4F। अब इसको बेसिकली किस तरह से लिखा जाता है कि यहाँ पर कटिंग की जाती है, किस तरह से एरो लगाए जाएंगे, ठीक है। एरो की मदद से जो इसका हेड होगा वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, सॉरी टेल से पढ़ना शुरू करते हैं और हेड तक आते हैं, ठीक है। स्कूल एंड देन सेकंड एरो लगाया वो भी स्कूल और देन फिर आप टेल से शुरू करें पब्लिक स्कूल, हेड तक आए पढ़ते हुए, ठीक है। पब्लिक स्कूल एंड पब्लिक स्कूल, देन आप जो फिफ्थ वाला एरो है ये डिसेंट पब्लिक स्कूल, टेल से शुरू करना है हेड तक आना है, ठीक है। देन ये अगेन डिसेंट पब्लिक स्कूल और ये जो 7th वाला एरो है ये हो गया फेडरल डिसेंट पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है याद करने का, इसको इस तरह से करके आप पहले वाले मेथड की तरह ही लिख सकते हैं दोबारा, ठीक है। कुछ लोगों को ये मेथड आसान लगता है फेडरल डिसेंट पब्लिक स्कूल वाला, ठीक है, और कुछ लोगों को जो है ये सेकंड मेथड आसान लगता है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जोन से भी तरीके से करना चाहें, मकसद है याद होना। देन कुछ रूल्स हैं जिनको याद होना ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए और इनको अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। पहला जो रूल है दैट इज़ ऑफ बा प्रिंसिपल, ठीक है। ऑफ बा प्रिंसिपल ये ऑफ कोर्स ये जिस साइंटिस्ट ने दिया होगा उसी के नाम पे है।
इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो कानून है, ये रूल है, ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एडिड होते हैं सब शेल्स के अंदर या ऑर्बिटल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, अगर हम इसकी स्टेटमेंट को लिखें तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने एब्रीविएशन यूज़ किया है, आपने नहीं करना, ठीक है, आप पूरा वर्ड्स लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू देयर एनर्जी सब शेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू एनर्जी सब शेल्स, सब subshell by the order of their increasing। ठीक है, ये एरो मैंने ऊपर की तरफ लगाया है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐड होंगे सबशेल्स के अंदर, जो कम एनर्जी वाले सबशेल्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग पहले होगी और जो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी उनकी फीलिंग बाद में होगी। अब यहाँ पे आप एक ऑब्वियस बात भी है, वो ये कि जो पहले आ रहे हैं, ठीक है, पहले जो सबशेल्स आते हैं उनकी एनर्जी ऑब्वियस बात है कम है, उन्हीं के अंदर पहले फीलिंग होगी। ठीक है, और जो बाद में आने वाले होंगे, ठीक है, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और उनके अंदर जो फीलिंग है वो भी बाद में होगी। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेस एनर्जी वाले सब शेल फीलिंग फर्स्ट, उसके अलावा जो ज़्यादा एनर्जी वाले हैं उनकी फीलिंग जो है वो लास्ट पे होगी, बाद में होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक ऑर्डर है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। पहले वाले मेथड की तरफ आते हैं, वहीं से मैं आपको समझाती हूँ कि वो ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक साइन लगाया जाता है जो कि है वी शेप्ड साइन लगाया जाता है। ठीक है, इन सब के दरमियान में यही साइन लगा रही हूँ। ये साइन क्या है, बेसिकली ये लेस देन का साइन है। इसका मतलब है कि जो 1s है उसकी एनर्जी कम है, फिर 2s जो है उसकी एनर्जी कम है 2p से, 2p की एनर्जी कम है 3s से। दैट मीन्स कि जो पहले वाले हैं उनकी एनर्जी कम है। ये साइन किस चीज़ का है, ये लेस देन का साइन है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि 1s की एनर्जी सबसे कम है तो इसकी फीलिंग पहले होगी, फिर उसके बाद 2s की होगी, फिर 2p की, फिर 3s की एंड ऑनवर्ड। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है दैट इज़ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या रूल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, बेसिकली इसने ये कहा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है, सब शेल्स के अंदर उनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होती है। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि जब भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो उनकी स्पिन ऑपोजिट होती है। ठीक है, कभी भी पैरेलल स्पिन नहीं हो सकती क्योंकि वो अलाउड नहीं है। उसने कहा था कि ये प्रोहिबिटेड है, मना की गई है। तो इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अगेन मैंने इलेक्ट्रॉन्स के लिए एब्रीविएशन यूज़ किया है, आपने नहीं करना। इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल ऑलवेज हैव ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, हमेशा इनकी जो स्पिन होगी वो ऑपोजिट होगी। दैट मीन्स के जो पैरेलल स्पिन है, पैरेलल मतलब सेम स्पिन जो है वो अलाउड नहीं है। पैरेलल स्पिन जो है वो अलाउड नहीं है। ऑपोजिट स्पिन का मतलब ये है कि एक जो है उसका यहाँ पे मैंने शो किया है, हेड जो है वो अपर की तरफ है, हाफ हेडेड एरो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और जो दूसरे वाला है उसका जो है वो नीचे की तरफ है। दैट मीन्स कि पैरेलल स्पिन जो है वो नॉट अलाउड बट ऑपोजिट स्पिन होगी हमेशा। यहाँ पे लिख भी देते हैं नॉट अलाउड। दैट मीन्स कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज है, उसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, एक की अगर पॉजिटिव 1/2 है, पॉजिटिव हाफ है, तो दूसरे की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज की नेगेटिव हाफ होगी। एंटी क्लॉकवाइज की
नेगेटिव हाफ होगी, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही होगी, नेगेटिव हाफ, ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव हाफ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव हाफ होगी। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल घड़ी की जैसे सुइयाँ होती हैं ना, क्लॉक की सुइयाँ जो होती हैं, बिल्कुल उस तरह ही है। आप देखें तो जो पहले वाला एरो है, इसको मैंने हाफ हेडेड एरो जो पहले वाला लगाया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह। और इसी तरह जो एंटी क्लॉकवाइज है वो ऑपोजिट स्पिन है, ठीक है। ये इस तरह से नीचे की तरफ एरो इसको शो कराएंगे, हाफ हेडेड एरो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रूल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए, दैट इज हुर्न्स रूल। अब ये कौन सा रूल है? हुर्न्स रूल। हुर्न्स रूल ने क्या कहा था? हुर्न्स रूल ने, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले हुर्न्स रूल। अकॉर्डिंग टू हुर्न्स रूल, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो वो 1 बाय 1 होगी, ठीक है। 1 बाय 1 क्या मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे, इफ degenerate ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हुर्न्स रूल ने कहा था कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हों, डीजेनरेट का क्या मतलब है? हैविंग सेम एनर्जी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मीनिंग बाय हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है। हुर्न्स रूल ने कहा था कि अगर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, एटम के अंदर जो है सब शेल के अंदर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हों, यानी ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, तो फिर वहाँ पर फिलिंग कैसे होती है कि इलेक्ट्रॉन, सबको बारी बारी एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। पहले फिलिंग सबके अंदर होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दिया जाता है। इसको समझने के लिए हम कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की मदद से हम ये समझना चाहें कि डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1s सबसे पहले, देन 2s, ये हो गया स्कूल स्कूल, देन पब्लिक स्कूल आता है, 2p, एंड देन है 2p को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2px के अंदर, 2py के अंदर और 2pz के अंदर। अब ये जो 2px, 2py और 2pz हैं, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, यानी ये ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। तो 2p को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया, मैंने ओपन फॉर्म में लिख दिया ऑलरेडी, 2px, 2py एंड 2pz। अब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग क्या होगी कि इसके अंदर पहला जो ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन के साथ लगा दिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एंड अफबा प्रिंसिपल। देन जो अब यहाँ पे जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग किस तरह से होती है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनमें अब 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन तीनों को देंगे, ठीक है, तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। उसके बाद फिर जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है वो बाद में फिलिंग होगी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तीनों को, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर कोई मज़ीद इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसको फिर दोबारा से ऐड करेंगे। लेकिन क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम फिलिंग करें तो हमारे पास जो 2pz है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर होता तो मैंने आपको बताया कि हम इस तरह से फिलिंग करते, ये प्रोबेबिलिटी केस था यहाँ पे कि अगर होता तो हम इस तरह से फिलिंग करते, लेकिन क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके अंदर हमेशा 2pz 0 होता है। तो ये हमारे पास इसके पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम ऑक्सीजन को समझें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की मदद से, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 1s लिख दिया, 2s, 2px, 2py एंड 2pz। अब इसके अंदर आपको ये जो मैं बात करी थी अभी, इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। वो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कहा था। यहाँ पे पहले में फिलिंग कर दी, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन दूसरे में कर दी, एंड देन दूसरे ही शेल के अंदर जो हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर पहले 1 बाय 1 फिलिंग की। अब आप ये देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, ये 7 हो गए हैं। दैट मीन्स कि अभी फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो ये मैंने ऑपोजिट स्पिन के साथ बाद में आके फिलिंग की, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे उसके बाद फिलिंग करेंगे, ठीक है। दोबारा अगर कोई मजीद इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उनकी फिलिंग जो है वो दोबारा से होती है। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के केस में होगा क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है। और एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू हुर्न्स रूल, ठीक है। तो 2pz हमेशा कार्बन के अंदर
ज़ीरो होता है क्योंकि इसके अंदर है ही 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखिएगा। देन हमारे पास जो डी वाला सब शेल है, इसके लिए भी 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स लिखे जाते हैं जो कि हैं DXY, DYZ। एंड देन हमारे पास पहला और आखिरी ले लेते हैं, इसका DXZ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब कुछ भी इसके साथ हो सकता है, मज़ीद इसके लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, अब हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, DX का स्क्वायर, Y का स्क्वायर, देन DZ का स्क्वायर ही बचता है अब, ठीक है। तो ये लिख दिया, तो दैट मीन्स कि D के लिए 5 जो हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलिंग उसी रूल के अकॉर्डिंग होगी, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अगर ये किसी के अंदर आ जाता है तो वहाँ पर जो है फिलिंग जो है 1 बाय 1 होगी इलेक्ट्रॉन्स की, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। उसके बाद फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन मज़ीद बच जाता है तो उसको दोबारा से ऐसे फिलिंग करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ उनके अंदर होगा जिनके अंदर डी सबशेल जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। वो उन एटम्स के अंदर या उन एलिमेंट्स के अंदर होता है जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई हुए, यानी जिनका एटॉमिक जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट हमारे पास है N+L रूल। ये बेसिकली क्या रूल है, इसको देख लेते हैं। N का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस रूल के अकॉर्डिंग, और L जो है दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। इस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटर होते हैं फर्स्ट उस ऑर्बिटल के अंदर जिसकी जो वैल्यू है N+L की वैल्यू जो है वो लोअर होती है, कम होती है। N क्या है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लिख भी देते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। एंड देन एल जो है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर आपने क्वांटम नंबर पढ़े हों तो आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी कुछ ज़्यादा ही डिटेल हो जाएगी, वो हम क्वांटम नंबर्स के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो एन स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल स्टैंड्स फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं ये बेसिकली शेल्स के लिए होते हैं और ये 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर हैं ये 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 और 4। ये एस पी डी और एफ जो सब शेल्स हैं इनके लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 0 1 2 और 3 है। इसको अप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि N+L की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं। N+L की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगी N और फिर मैंने L लिख दिया एंड देन हमारे पास N+L। अब ऑर्बिटल क्या है हमारे पास, सबसे पहले अगर 1s के लिए N+L की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप देखें कि N जो इसके लिए क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 है, और जो एजीमुथल होता है S सबशेल के लिए वो क्या है, वो 0 है। तो 1 + 0 = 1, यानी इसकी जो वैल्यू है वो लोअर है, इसकी फिलिंग सबसे पहले होगी 1s की, ठीक है। देन 2s के लिए 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके अलावा जो s के लिए हम जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, तो 2 + 0 = 2। इसी तरह 2p के लिए, p के लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वो 1 होती है। तो जो हमारे पास इसके शुरू में ही जो हमने लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 + 1 करेंगे जो कि एजीमुथल की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 3। देन इसी तरह नेक्स्ट जो है 3s की वैल्यू हम डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। s के लिए हम जानते हैं कि एजीमुथल की वैल्यू 0 है तो 0 ऐड करेंगे 3 के अंदर। इसी तरह 3p, ठीक है, और फर्दर 3d एट्सेट्रा, ठीक है। इन सब के लिए आप जो है वो N+L की वैल्यू इसी मेथड के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं 1s के लिए लोएस्ट वैल्यू आई है N+L की, दैट मीन्स कि उसकी फिलिंग सबसे पहले होगी, देन 2s की, उसके बाद फिर 2p की फिलिंग होगी, फिर 3s 3p 3d एंड सो ऑन, इसी तरह से जो है फिलिंग करते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।